हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 24 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या 21 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। तो हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? When was नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर या 19 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 22 दिसंबर। तो इस डे के बारे में और जान लेते हैं। एवरी ईयर ऑन 22 दिसंबर इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो हर साल 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। दिस डेट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो हमारे जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, विश्व गणित दिवस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस इन हिस्ट्री। नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पहला जो नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया गया था वो कब मनाया गया था? 2012 में मनाया गया था। ये किसने घोषणा की थी इसकी? तो इसकी घोषणा मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। श्रीनिवास रामानुजन वॉज बोर्न ऑन 22 दिसंबर 1887। तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, तमिलनाडु के एरोड जिले में। इन 1918 रामानुजन बिकेम द सेकंड इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी। तो ये 1918 में रामानुजन सेकंड इंडियन बने थे जो कि रॉयल सोसाइटी में इलेक्ट हुए थे। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी डेज देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। तो अभी तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो वो कब मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को हम पाई डे जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च को। शस्त्र रामानुजम अवार्ड 2024 ये किसको मिला? तो ये अलेक्जेंडर डुन को मिला, जो कि यूएस के हैं। 2024 का एबल प्राइज किसको मिला? तो माइकल टेलरग्रैंड को मिला। किसको मिला? माइकल टेलरग्रैंड को मिला। इस पाई डे को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक मिल जाती है याद करने के लिए। 3 पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो मार्च का महीना यानी कि तीसरा महीना और 14वीं तारीख को ये मनाया जाता है। ठीक, इसे भी याद रख सकते हो इसे। और देख लेते हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको। 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 2 दिसंबर को हमने विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया। 2 दिसंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया। 2 तारीख को ही हमने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया। तो साक्षरता, गुलामी और प्रदूषण नियंत्रण दिवस तीनों हमने कब मनाए हैं? 2 दिसंबर को मनाए हैं। 3 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को हमने 4 दिवस मनाए हैं, वन्यजीव संरक्षण, चीता दिवस, बैंक दिवस और नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को हमने 2 दिवस मनाए हैं, मृदा दिवस और स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया है। 7 तारीख को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी मनाया है। 9 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 तारीख को हमने विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया है। 11 दिसंबर को हमने विश्व पर्वत दिवस मनाया है। 12 दिसंबर को हमने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया है। 12 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे मनाया। 14 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस मनाया। 18 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया। 18 दिसंबर को ही हमने एक और दिन मनाया, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को हमने गोवा मुक्ति दिवस मनाया, गोवा लिबरेशन डे मनाया। 20 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया। 21 दिसंबर को हमने विश्व ध्यान दिवस मनाया और ये पहली बार मनाया है हमने। इसके बाद हमने 22 तारीख को देख ही लिया कौन सा रामानुजन दिवस मनाया है यानी कि गणित दिवस मनाया है हमने, राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भी हम देख चुके हैं। और 24 दिसंबर को हमने उपभोक्ता दिवस मनाया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो इंडिया ने अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण जीत लिया है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये कुआलालंपुर में हुआ था। कुआलालंपुर कहाँ पर है? तो ये मलेशिया में। जीता कौन? भारत। किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। तो याद रखना है। तो क्रिकेट से रिलेटेड और भी इवेंट्स देख लेते हैं, किसको किसने जीता।
तो बात करते हैं, 9th वुमेन्स एशिया कप 2024 श्रीलंका में हुआ और इसको श्रीलंका ने जीता, इंडिया को हराया। 9th आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में हुए थे, इसको इंडिया ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह बने थे इस मैच टूर्नामेंट में। 9th आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 अब ये बांग्लादेश में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था, और इसको जीता किसने था, न्यूजीलैंड ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। 2025 का मेंस एशिया कप कहाँ पर होगा, तो ये इंडिया में होगा, T20 फॉर्मेट है जो कि एशिया कप का। 2027 की बात करें तो 2027 में मेंस एशिया कप ये कहाँ पर होगा, तो ये बांग्लादेश में होगा, वनडे फॉर्मेट का होगा। रणजी ट्रॉफी 2024 और 2023 मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराया। ईरानी कप 2024 की बात करें तो ये मुंबई ने जीता, शेष भारत को हराया। एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए हेड कौन बने हैं, तो सम्मी सिल्वा बनी हैं, और आईसीसी के जो हेड बने हैं वो कौन बने हैं, जैसा बने हैं। इनने किसी को रिप्लेस किया है, तो इन्होंने ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं उनको रिप्लेस किया है। और इवेंट्स देख लेते हैं, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2028 ये कहाँ पर होएगा, तो ये होगा पाकिस्तान में। 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये कहाँ पर होगा, तो ये इंडिया में होगा, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 ये किसने जीता, तो रियल मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट बात करें तो 38th नेशनल गेम्स 2025 ये कहाँ पर होंगे, तो ये उत्तराखंड में होंगे, और इसका शुभंकर क्या है, तो मौली है। और ये मौली कौन है, ये जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, यानी कि मोनाल, तो मोनाल को ही मौली कहा गया है। और इसका एंथम क्या है, इसका एंथम है संकल्प से शिखर तक। ब्रिटेन की नेट साइबर ब्रंट ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 ये कहाँ पर हुआ, तो मस्कट में हो, ओमान की राजधानी मस्कट में, और इंडिया ने जीता, चाइना को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पिपलांत्री गांव किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज द पिपलांत्री विलेज दैट वाज इन द न्यूज़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है पिपलांत्री गांव जो है वो कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में पिपलांत्री गांव है, और ये बेसिकली है कैसा गांव है, ये एक मॉडल गांव है। ये मॉडल गांव किस सेंस में है, तो ये पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक गांव का मॉडल बनाया गया है, जिसको पिपलांत्री मॉडल ऑफ विलेज कहा गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय राजस्थान के राजसमंद के पिपलांत्री गांव में बनाए गए पिपलांत्री मॉडल से प्रेरित था। पवित्र वन अच्छत वन भूमि है, जिसे स्थानीय निवासियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो स्थानीय निवासी हैं वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तथा स्थानीय लोगों द्वारा उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के कारण संरक्षित रखा जाएगा। पिपलांत्री मॉडल है क्या, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास मिलकर समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। तो इसमें बेसिकली है क्या, तो इसमें बेसिकली एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पिपलांत्री गांव के सरपंच ने प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 वृक्ष यानी कि 111 वृक्ष लगाने की बात की है। तो एक प्रथा चला दी है पिपलांत्री गांव के सरपंच ने कि प्रत्येक बालिका का जब जन्म होगा तो उसके उपलक्ष्य में 111 वृक्ष लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत अत्यधिक संगमरमर खनन के कारण हुई पर्यावरणीय क्षति, जल की कमी, वन उन्मूलन और आर्थिक गिरावट के कारण उनकी बालिका की दुखद मृत्यु के बाद ऐसा हुआ। तो उन्होंने जब उनके साथ ऐसा हादसा हुआ था तो उन्होंने इस चीज़ को प्रथा को चालू किया, 111 वृक्ष लगाने की पहल चालू की। पर्यावरण की दृष्टि से 40 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। इसी प्रकार से जो ये योजना बनाई गई, इसी प्रकार से 40 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे जल स्तर में 800 से 900 फीट ऊपर उठने की मदद मिली है और जलवायु में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में सहायता मिली है। इससे कन्या भ्रूण हत्या में भारी कमी आई है, स्थानीय आय में वृद्धि हुई है, शिक्षा के अवसर बढ़े हैं तथा महिला स्वयं सहायता फलने फूलने लगी है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवत गीता के अध्याय 13 से 20 का श्लोक का हवाला देते हुए कहा है कि प्रकृति सभी भौतिक चीज़ों का स्रोत है। तो कोई भी चीज़ हम आज यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत प्रकृति के जो प्रकृति है, प्रकृति की कोई भी चीज़ है वो स्रोत है हमारे भौतिक आनंद की, या भौतिक हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट विलेज रहे हैं, साल भर में
कौन कौन से गांव की बातें ज़्यादा चर्चा में रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देश का पहला गांव माड़ा गांव बना है, उत्तराखंड का है, जो पहले आखिरी गांव हुआ करता था। भारत का पहला संशोधित जैव गांव मॉडिफाइड बायोविलेज दासपारा बना है, जो कि त्रिपुरा का है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर की बनी है, जो कि पल्ली गांव है। देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गुजरात का मोढेरा गांव है, जो कि 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? तो मसाली गांव है, जो कि गुजरात में है। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना है? तो भरतौल गांव बना है। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल बना है। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज केरल का कुंबलांगी गांव बना है। तो केरल का कुंबलांगी जो गांव है वो पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना है? तो जैरी गांव बना है। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है तो वो है कौन सा बना है? झारखंड के अंदर जामताड़ा जिला बना है। फेंग गांव जो कि मणिपुर के अंदर है, ये कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव बना है। बालका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कोनरिया गांव में हुआ है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मागर गांव देश का पहला शहद गांव बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गांव हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, आपको याद रखने पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई है? इंडोनेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, ईरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। तो इजिप्ट में D8 संगठन की बैठक हुई है और ये 11वें नंबर की है। अब देख लेते हैं इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। ये कुल मिलाकर 8 देश हैं, तभी इसको D8 कहा जा रहा है। और D8 की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपिंग 8। 2025 का जो समिट होगा वो इंडोनेशिया में होगा। 12वीं जो बैठक होगी। 10वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। हमने 11वीं बैठक के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने किया। इसका विषय क्या रहा? युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन, कल की अर्थव्यवस्था को आकार देने की दिशा में था। ये जो पूरे संगठन है बना है तो ये इस्लामिक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इस्तांबुल, तुर्की में है। बात इजिप्ट की हुई तो इजिप्ट के बारे में देख लेते हैं। इजिप्ट की मिस्र की जो राजधानी है वो कौन सी है? काहिरा। काहिरा या कैरो भी कहते हैं इसको, कायरो। ठीक है। करेंसी क्या है इसकी? मिस्र पाउंड इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। हम जो भारत है वो इजिप्ट के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो साइक्लोन एक्सरसाइज करता है इजिप्ट के साथ में, ये भी याद रखना है। अब जो हाल ही में कुछ समिट्स हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। G7 समिट ये कहाँ पर हुआ था? 2024 का इटली में हुआ। G24 वाला जो समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। और इसका न्यू मेंबर कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन बना है। और G20 का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? एडिडिस अबाबा में है। और एडिडिस अबाबा ये कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है। ब्रिक्स समिट की बात करें तो ब्रिक्स समिट की जो समिट हुई है 2024 की वो कहाँ पर हुई है? रसिया में हुई है। इसमें न्यू 5 मेंबर्स ऐड हुए हैं, उनका नाम क्या क्या है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ये 5 नए देश हैं जो कि ब्रिक्स समिट में जुड़ रहे हैं, यानी कि ब्रिक्स जो समूह है, संगठन है, उसमें जुड़ रहे हैं। अर्जेंटीना भी जुड़ रहा था इसमें, पर अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली, उन्होंने इससे जुड़ने से मना कर दिया था। क्वाड 2024 की जो बैठक हुई है, समिट हुई है, कहाँ पर हुई है? USA में हुई है। COP29 की बैठक कहाँ पर हुई? तो बाकू अजरबैजान में हुई। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। COP28 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी 2023 की? वो UAE में हुई थी। आसियान समिट की बात करें 2024 का तो ये कहाँ पर हुआ? लाओस में हुआ। SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो कजाकिस्तान में हुआ। इसका न्यू मेंबर कौन बना है? तो ईरान बना है SCO का। नाटो समिट की बात करें तो 2024 का जो नाटो समिट है वो कहाँ पर हुआ? वाशिंगटन DC USA में हुआ। 6th बिम्स्टेक समिट 2024 ये कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। अब टोटल 53 देश हो चुके हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई? वेयर हैज़ डॉल्फिन टैगिंग टेकन प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन? असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। तो असम में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत
पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग हुई है? तो ये देख लेते हैं कहाँ पर हुई है इस प्रकार से टैगिंग वगैरह। तो असम में तो हुई है। असम के अंदर कहाँ पर हुई है? तो असम हैज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कुल्सी रिवर। तो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसी की एक सहायक नदी है कुल्सी रिवर। एंड इन दिस रिवर, और इस रिवर में ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, विश्व में पहली बार टैगिंग हुई है गंगेस रिवर की, वॉज डन थ्रू सेटेलाइट, और ये सेटेलाइट के थ्रू किया गया है। दिस विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सीजनल एंड माइग्रेटरी पैटर्न्स। इससे हमें क्या पता चलेगा, इस पैटर्न समझ में आएगा कि सीजनल और माइग्रेटरी पैटर्न्स क्या है डॉल्फिन का, कि कैसे ये माइग्रेट करती है, कहाँ पर जाती है। तो इसके बारे में, इसके हैबिटेट के बारे में, इसके निवास स्थल के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलेगी। दिस हैज़ बीन डन बाय द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत हुआ है। अब डॉल्फिन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को मनाया गया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये कब घोषित किया गया था? तो ये 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। स्थानीय रूप से सूसू के नाम से जाना जाता है इसको। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? तो प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है और वास्तव में यह दृष्टिहीन होती है। डॉल्फिन के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो बिहार में स्थापित किया गया, बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक, नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बना है? तो ये पटना में बना है। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो यूपी ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। तो कुवैत का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये आपको याद रखना है। अब बात कुवैत की हुई है तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। तो कुवैत सिटी, अब बात कुवैत की हुई है तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। तो कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार। पीएम कौन है? तो पीएम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? जापान, चाइना, रसिया, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रशिया। तो रसिया ने हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित किया है। अब बात किसकी हुई है? कैंसर की हुई है। तो कैंसर से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक मिनट पहले रसिया की बात हुई तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है रसिया की? तो मॉस्को है। और यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है। अब देख लेते हैं mRNA जो वैक्सीन है इसका कैसे डेवलप किया है और क्या काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दिस वैक्सीन विल बी एडमिनिस्ट्रेड टू रशियन सिटीजन्स फॉर फ्री फ्रॉम नेक्स्ट ईयर से इसको फ्री में दिया जाएगा जो रशियन सिटीजन हैं उनको। व्हाट इज़ mRNA वैक्सीन? तो ये mRNA वैक्सीन है क्या? तो mRNA और मैसेंजर RNA इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक कोड। तो ये ह्यूमन जेनेटिक कोड का एक स्मॉल पार्ट है विच मेक्स प्रोटीन्स इन आवर सेल। तो ये हमारे जो सेल होती हैं उनमें प्रोटीन बनाता है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर सिंपल लैंग्वेज बात कही जाए तो इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि व्हेन अ वायरस और बैक्टीरिया अटैक्स ऑन अ बॉडी, जब कोई बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, mRNA टेक्नोलॉजी सेंड्स अ मैसेज। तो mRNA जो टेक्नोलॉजी है एक मैसेज सेंड करती है टू अवर सेल्स, हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को, टू मेक्स प्रोटीन बनाने के लिए एक मैसेज सेंड करती है जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो फाइट कर सके जो वायरस और बैक्टीरिया जो एंटर किया है। दिस गिव्स आवर इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। द नेसेसरी प्रोटीन इट नीड्स एंड एंटीबॉडीज आर फॉर्मेड इन अवर बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। इट्स बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इट कैन मेक एंटीबॉडीज फास्टर देन कन्वेंशनल वैक्सीन्स। जो कन्वेंशनल वैक्सीन्स होती हैं उसकी अपेक्षा करती है जल्दी ज़्यादा बॉडीज बनाता है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही इट ऑल्सो स्ट्रेथन्स द बॉडीज इम्यूनिटी। तो बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है उसको अच्छे से बढ़ाता है। दिस इज़ द फर्स्ट कैंसर वैक्सीन बेस्ड ऑन mRNA टेक्नोलॉजी। और ये पहली वैक्सीन होगी जो mRNA टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई हो। अब बात कैंसर की हुई है तो कैंसर के बारे में ऑल अबाउट जान लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे की बात करें तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे
15 फरवरी को मनाया जाता है और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन कौन सी बनी थी? तो सर्वावैक बनी थी। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेप्लोमा वायरस HPV से होता है। बजट में कहा गया कि 9 से 14 साल की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए AI प्लेटफॉर्म ioncology.ai को लॉन्च किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने यह काम किया। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो सवेरा एक कार्यक्रम शुरू किया महिलाओं में स्तन कैंसर पता लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशेष निवेश कोष SIF का गठन किसने किया? हु हैज़ फॉर्मेड द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड SIF? DRDO, नाबार्ड, RBI, सेबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसका गठन किया है, विशेष निवेश कोष का। इसके बारे में बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी के हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच हैं सेबी की हेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। SIF की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो रशिया, जापान, चाइना, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। आपको याद रखना है इसकी मेजबानी इंडिया करेगा, तो ये आपको याद रखना है। ISF की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, 1907 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक, जर्मनी में। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर वाला सेशन खत्म हुआ है। अभी और क्वेश्चंस पर चलते हैं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप को पहले लैकोडीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। स्टेटमेंट 2 है, लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेटमेंट 3, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडर द्वीप है। तो आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके केवल 1 और 2 कथन सही हैं, केवल 1 और 3 कथन सही हैं, या केवल 2 और 3 कथन सही हैं, या केवल 1, 2 और 3 कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं, समझते हैं इसको। लक्षद्वीप को पहले लैकोडीव और मिनिकॉय और अनिद्वीप द्वीप के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है, ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सबसे छोटा है ये, तो ये गलत है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडर द्वीप है, ये वाली बात सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, लक्षद्वीप और अंडमान, या मालदीव और श्रीहरिकोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 डिग्री चैनल की बात हुई है, ध्यान रखना। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, गलत की बात हो रही है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। तो पहले की बात करते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, सही बात है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये गलत बात है। अभी इससे पहले पढ़ा था कि अंडर द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, सही बात है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, सही बात है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी वाला गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। व्हीलोर द्वीप उड़ीसा के तट पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर है। पंबन द्वीप महाराष्ट्र के तट पर है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या तीनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमें पता करना है। तो देखते हैं। व्हीलोर द्वीप उड़ीसा के तट पर है, सही बात है।
श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर है, सही बात है। पंबन द्वीप महाराष्ट्र के तट पर नहीं है। पंबन द्वीप ये तमिलनाडु के तट पर है। जो पंबन द्वीप है तमिलनाडु के तट पर है, ना कि महाराष्ट्र के तट पर। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सही नहीं है यानी कि गलत है। क्या क्या कहा गया हमसे, देखते हैं। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, बताइए क्या सही है? 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी अमेनी है, या लक्षद्वीप मूंगा बंदर से बना हुआ है। तो कौन सा इसमें गलत है आपको बताना है, सही नहीं है। तो देखिए, देखते हैं। पहला वाला कथन सही है, क्योंकि सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, तभी तो मालदीव से सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल वाली। ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। ये हमने अभी देखा था, मैंने कहा था कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो ये वाला कथन सही है। लक्षद्वीप की राजधानी अमिनी नहीं है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। तो ये सी वाला कथन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप मूंगा बंदर से बना है, सही बात है। कोरल से बना हुआ है, प्रपाल भित्ति से बना हुआ है। तो 3 कथन सही हैं, ए बी और डी। सी वाला गलत है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया भट्ट द्वीप स्थित है। रामेश्वरम मंदिर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। धनुषकोडी द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो इसमें कौन सा सही है, देखते हैं, लास्ट से देखते हैं। धनुषकोडी द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा है, गलत। ये धनुषकोडी द्वीप जो है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये राम सेतु का हिस्सा है। राम सेतु का हिस्सा है। राम सेतु के लिए जो मार्ग जाता है वो धनुषकोडी से होता हुआ जाता है, तमिलनाडु में है ये। वेलिंगटन द्वीप महाराष्ट्र के तट पर स्थित नहीं है, ये केरला के तट पर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, गलत। ये पंबन द्वीप पर स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया भट्ट द्वीप स्थित है, सही बात है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सी डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का नाम 1 नवंबर 1973 को दिया गया था। लक्षद्वीप मूंगा बंदर से बना है। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, क्या केवल 1 2 3 यानी कि तीनों सही हैं? तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखते हैं इसके बारे में। लक्षद्वीप मूंगा बंदर से बना है, सही बात है। लक्षद्वीप का नाम 1 नवंबर 1973 को दिया गया था, सही बात है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप मिनिकॉय है, नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 3। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, न्यू मूर द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये वेस्ट बंगाल के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है। सालसेटी द्वीप गुजरात के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप के दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या 1 2 और 3 तीनों सही हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है, सही बात है। सालसेटी द्वीप गुजरात के तट पर स्थित है, गलत। सालसेटी द्वीप ये महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप के दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है, सही बात है। तो 1 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है हमें। वेलिंगटन द्वीप केरला के तट पर स्थित है। धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है। अंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप 10 डिग्री चैनल से मुख्य लक्षद्वीप से अलग होता है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से, कौन सा गलत है इसमें से। तो देखते हैं। वेलिंगटन द्वीप केरल के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था आपको। वेलिंगटन द्वीप केरल के तट पर स्थित है। धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है, सही बात है, अभी बताया था। अंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी हमने देखा था, तो सही है।
मिनिकॉय द्वीप 10 डिग्री चैनल से मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग होता है, गलत। 10 डिग्री से नहीं, 9 डिग्री से अलग होता है, ठीक है। 10 डिग्री किन दो द्वीपों के बीच में है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।